नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। ये 71 बीपीएससी को लेकर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका 5वां टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। आज का जो टेस्ट है इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल सभी के सवाल सम्मिलित किए गए हैं। जो सवाल का स्तर है मध्यम से आसान है। कुछ सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन भी लग सकते हैं। बहुत सारे बच्चियाँ मैसेज करते हैं कि सर नेगेटिव कैसे कम किया जाए। बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज अगर आप कहीं और भी लगा रहे होंगे या यहाँ पर लगा रहे हैं, एकमात्र चीज़ जो आपको सीखने की आवश्यकता होती है वो है ये कि किन सवालों को अटेम्प्ट करना है और किसको स्किप करना है, कितने नंबर ऑफ सवाल अटेम्प्ट करने हैं। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर के। पिछली बार बहुत सारे बच्चों का प्रीलियम एकमात्र कारण से नहीं हुआ, वो है ये कि गलत सवाल अटेम्प्ट कर दिए जिसमें निगेटिव लगने के चांसेज ज़्यादा थे। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि -1/3 निगेटिव है, इसलिए हर एक सवाल को बिल्कुल संभल के अटेम्प्ट करना है। दूसरा चीज़ ये देखना है कि क्या सवाल पढ़ने में गलती के कारण से मैंने गलत कर दिए, क्या आते हुए सवाल मैंने गलत कर दिए, क्या ऑप्शन मैंने सही से नहीं पढ़ा ABCD, क्या इसलिए गलत कर दिए। तो पहला देखना है कि किन सवालों को अटेम्प्ट करना है। दूसरा देखना है कि मेरे से कोई एरर ना हो, कहीं मैं सवाल जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मैं सही पढ़ रहा हूँ, सत्य असत्य सही देखा मैंने, क्या मैंने ईयर सही से मैच किया। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि -1/3 निगेटिव आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा चीज़ जो ध्यान रखना है, कितने सवालों को अटेम्प्ट करें। 70 बीपीएससी प्रीलियम जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर देखने में आसान था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चों के बैंड बजा दिए उसने। मार्क्स इतने कम आ गए, कट ऑफ इतना नीचे चला गया कि देखा ही आपने क्या सब हुआ है। तो इसलिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूं, ये चीज़ आपको टेस्ट में सीखना पड़ेगा कि क्या मेरा 110 अटेम्प्ट करके ज़्यादा मार्क्स आ रहा है या 130 अटेम्प्ट करके ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। क्या 130 अटेम्प्ट करने पर मेरे निगेटिव लग के और ज़्यादा मार्क्स कम हो जा रहे हैं क्या। इस प्रकार के स्ट्रेटजी को टेस्ट सीरीज़ के द्वारा ही तय किया जाता है। टेस्ट सीरीज़ केवल क्वेश्चन और उसका आंसर निकालने तक नहीं होता है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया होती है कि मेरा प्रीलियम में कौन सा स्ट्रेटजी होगा क्वेश्चन को हल करने का। अलग अलग वैरायटी के पेपर में अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाने पड़ते हैं। इस चीज़ को कठिन मत बनाइए, बिल्कुल आसान रखिए। पेपर लग रहा है कि मीडियम टू इजी है, इसमें मुझे 120 सवाल तक करने चाहिए या 125 तक या 130 तक जाना चाहिए, लेकिन उन सवालों को मुझे करना है जिसमें निगेटिव कम लगे। विशेष रूप से ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ये 5वां टेस्ट ही है। जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे, एनालिसिस करेंगे पिछले हुए टेस्ट का, उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है। और एक चीज़ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 3 बार कम से कम रिवीजन कीजिएगा। एक बार आपने टेस्ट लगाया है, एक बार आप वीडियो से देख रहे हैं, एक और बार कम से कम एक और बार किसी और माध्यम से या PDF या वीडियो के माध्यम से मिनिमम एक और बार रिवीजन जरूर ही कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके आपको कुछ आउटकम मिल पाएगा। एक्सप्लेनेशन को डिटेल में पढ़िए। मैं जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोज प्रथम है। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और भोज प्रथम है। ये सारे के सारे प्रतिहार राजा हैं। प्रतिहार खुद को लक्ष्मण का वंशज भी मानते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि हम भारत के पहरेदार हैं, हम भारत के द्वारपाल हैं। इसलिए वो खुद को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी के द्वारपाल का भी काम करते थे। बहुत महान राजपूत शासक हुए हैं प्रतिहार वगैरह। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों एक समय में भारत में रहे हैं और बहुत महान शासक हुए हैं इसमें। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, भोज प्रथम, ये सब के सब महान शासक हुए हैं। गढ़वाल वंश की स्थापना, भोज प्रथम का टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ, 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक भोज प्रथम का टाइम पीरियड है, ये भी याद रखिएगा। गढ़वाल वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में चंद्रदेव के द्वारा की गई थी। यादव वंश की स्थापना भिल्लन ने 12वीं शताब्दी में की थी। पिछली बार 70 बीपीएससी प्रीलियम एग्जामिनेशन में बीपीएससी ने खेला किया। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी कम कर दिए उसने, और एंशिएंट हिस्ट्री में उसने क्या किया,
एंशियंट हिस्ट्री में उसने स्टेटमेंट वाले सवाल दे दिए, वो भी बिहार स्पेशल एंशियंट हिस्ट्री का नहीं, सातवाहनों से स्पेशल सवाल दे दिए। और उसके अलावा एक दो और वंश हैं जिससे उन्होंने सवाल दे दिए, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड। तो सरप्राइज़ के लिए तैयार रहें, माइंडसेट बना करके रहें और पढ़ाई पर फोकस करें। इधर उधर की चीज़ों पर कृपया ध्यान न दें। भटकाने वाले वीडियोज़, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हैं, ऐसे तैयारी कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। सिंपल साधारण सा फॉर्मूला है, जो पढ़ा है किताब उसको 4 बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट को रिवाइज कीजिए, जाइए एग्ज़ाम निकालिए। इतना ही होता है सिंपल सा रास्ता, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दूसरे का बंधुओं? तो इस प्रकार के सवाल इसीलिए डाले गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया हुआ है। गहरवाल वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में चंद्रदेव के द्वारा ही की गई थी, ये याद हो जाना चाहिए। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? नीति सार के लेखक के बारे में पूछा गया है आपसे। नीति सार के लेखक के बारे में पूछा गया है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक, देखिए अर्थशास्त्र जो है चाणक्य महोदय का, वो राजनीति के साथ साथ राज व्यवस्था और इकोनॉमिक्स की किताब भी मानी जाती है। प्योर पॉलिटिक्स की किताब नहीं है वो, ना तो प्योर इकोनॉमिक्स है, बल्कि गवर्नेंस कैसे चलाया जाता है उसके बारे में वो बहुत डिटेल है। कर से लेकर के हर चीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन राजनीति पर आधारित 100% प्योर किताब जो है, जिसको नीति सार कहा जाता है, बहुत ही महान हमारे यहाँ पर एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है कामंदक। इनका नाम था कामदक महोदय, और ये गुप्तों के पीरियड में काम कर रहे थे। गुप्त काल को भारत का प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। गुप्तों के इतिहास को भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। मौर्यों का काल भी स्वर्णिम काल माना जाता है। गुप्तों का काल इसलिए भी और ज़्यादा स्वर्णिम माना जाता है क्योंकि न केवल राजनीति बल्कि अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, लेखन, विज्ञान, धर्म, साहित्य, हर क्षेत्र में इस दौरान आपको उन्नति मिलेगी। ऐसे ऐसे महान लोग इस समय थे। एक समय में कामंदक भी थे, एक समय में आपको बाराह मिहिर जैसे ज्योतिष शास्त्री भी दिखते हैं, आर्यभट्ट भी दिखते हैं, और अमर सिंह जैसे लेखक भी आपको दिखते हैं। तो इस प्रकार के महान लोग एक ही समय में एग्जिस्ट कर रहे थे, वो था गुप्तों का पीरियड। निम्न से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इनका नाम है जैनुल आबदीन, और इनकी एक और खासियत है कि इनके पिता सिकंदर बहुत ज़्यादा कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले राजा थे, जिन्होंने अपने हिंदू प्रजा पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन उनके पुत्र हुए जैनुल आबदीन, इन्होंने अपने पिता की सभी नीतियों को पलट दिया और इतना ज़्यादा इन्होंने सेकुलर राज्य कायम किया कि इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर के इतिहास का सबसे अच्छा शासक माना जाता है जैनुल आबदीन को। और इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ गए और इन्होंने सती प्रथा तक पर से रोक हटा दी। जो सती प्रथा पर सिकंदर ने रोक लगा दिया था, इन्होंने सोचा कि ये धार्मिक भावनाओं में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उस पर से रोक हटा दी थी। ये थोड़ा सा उल्टा आपको दिखेगा रिफॉर्म, लेकिन इसको भी याद में रखिएगा। जैनुल आबदीन है। इनका टाइम पीरियड मैं आपको देख करके बता देता हूँ। 1420 से लेकर के 1470 तक का टाइम पीरियड है। क्या इस दौरान कोई और शासक था? मुगल आ गए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली सल्तनत अपने अंतिम वर्षों के दौरान चल रही थी, अंतिम वर्षों में थी ये। आगे बढ़ें। अगला सवाल है, तहकीके हिंद किताब के लेखक कौन है? हिंद की खोज, तहकीके हिंद, इस प्रकार के लेखक कौन है? तो ये है अलबरूनी महोदय, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आए थे, उसी के साथ आए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? इस प्रकार के सवाल कभी गलत नहीं करना है, अपराध हो जाएगा, ये आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा बाद में। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किसको कहा जाता है? तो यजुर्वेद। कर्मकांड का मतलब पूजा पाठ, जादू टोना, वशीकरण, इन सब प्रकार के चीज़ों की बात की गई है, तो ये यजुर्वेद में है। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ हवन 2 पक्षों में होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उसके हिसाब से बनाए गए हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, इस प्रकार से याद कीजिए। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक आपको मैच करना है। बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, दैनिक जीवन संबंधी नियम है, बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैच कीजिए। विनय पिटक, विनय नियम,
विनय नियम मिलता जुलता है ना, विनय और नियम मिल रहा है, तो विनय पिटक में नियमों की बात की गई हो, तो यानी कि पहला जो है इसका दूसरा हो जाना चाहिए, दूसरा नंबर हो जाना चाहिए। विनय पिटक में दैनिक जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। अब उसके बाद सुत्त पिटक में तो बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित किए गए हैं सुत्त पिटक में। अभी धम्म है, धम्म दार्शनिक सिद्धांत, धम्म दार्शनिक सिद्धांत, इस प्रकार से याद रखिएगा। बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई है, धम्म और सिद्धांत। अभी धम्म पिटक याद करने का तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा ना। इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्न से किस हड़प्पा स्थल से तीन अलग अलग युग्मित युग्मों में समाधियों का उदाहरण मिलता है? समाधि देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आज तक आपने जीवन में रटा ही होगा, क्योंकि आपको सही शिक्षक ने मिले ही नहीं होंगे। मुझे पता है ना बीपीएससी के लिए कौन क्या पढ़ा रहा है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। समाधि से क्या पता चलता है? मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं, मान लीजिए पटना में रह रहे हैं। पटना शहर आज से 5,000 साल बाद मिले और वहाँ पर कोई इतिहासकार आए और खोदे उस शहर को। उस शहर में बरियल्स जो मिलेंगे, जो समाधियाँ मिलेंगे, वो कितने प्रकार के मिल सकते हैं आप मुझे बताइए। एक समाधि मिलेगा जहाँ पर लोगों को जला करके जलाया जाता है और उनकी हड्डियाँ वहाँ पर जली हुई समाधि मिलेगी। एक मिलेगा जो मुस्लिमों के होंगे, जिसमें दफनाया गया होगा, ये मिल सकता है। तीसरा कोई और मिल सकता है क्या? क्राइस्ट जो क्रिश्चियन जो होते हैं, उनकी समाधियों पर क्रॉस का निशान बना होगा। तो उनको 3 प्रकार के मिल रहे हैं बरियल्स। तो अब क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि इस समाज में 3 प्रकार के लोग रहते थे जिनकी मान्यताएं अलग अलग थी। इस समाज में 3 प्रकार के लोग रहते थे जिनकी मान्यताएं अलग अलग थी। कोई एक मानता था कि इस दफनाने के बाद उस पर क्रॉस बना दो, कोई एक मानता था कि जला दो, कोई एक मानता था कि भाई सीधा सीधा दफना दीजिए, है ना। इस प्रकार के 3 मिलेंगे। हो सकता है किसी छोटे बच्चे की समाधि उसको मिले जो जला हुआ ना हो, और सभी जगहों पर छोटे बच्चे को जो समाधि मिले वो दफनाया हुआ ही मिले। किसी भी धर्म में 10 साल से कम उम्र के बच्चियों को, गर्भवती महिलाओं को जलाया नहीं जाता है। हिंदुइज्म में भी नहीं होता है। तो उनको ये पता चलेगा कि बच्चे विशेष उम्र तक के जो होते थे उनको किसी भी धर्म में दफनाया नहीं जाता था, यानी कि समाज में नहीं दफनाया जाता था। मान लीजिए उनको बहुत सारे लोगों की समाधि, जैसे मान लीजिए उनको बहुत बड़ा उनको समाधि मिले जिसमें सबके सब चोटिल हों, किसी का हाथ पैर टूटा हुआ हो, किसी के सर में गोली लगी हो, तो क्या बोलेंगे? कोई युद्ध हुआ होगा, कोई आपदा हुई होगी, उसके पश्चात मास स्तर पर ये ग्रेव बनाया गया होगा। अब पता चला आपको समाधियों से क्या पता चलता है। अभी तक तो रटते आ रहे थे, ठीक है। कहीं समाधि में कुत्ते मिलते हैं, कहीं समाधि में सामान रखे हुए मिलते थे। ये मान्यता है कि इस आदमी के मरने के बाद इसका जीवन नया शुरू होगा, इसलिए इसके लिए सारे सामान रख दो यहाँ पर, है ना। तो युग्मित समाधि कहाँ से मिले हैं भाई? समाधि के बारे में आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमें मिले हैं लोथल से। पोर्ट टाउन है लोथल, वहाँ से मिले हैं। निम्न से कौन सा एकमात्र महाजनपद दक्षिण में स्थित था? तो यह अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो पोतला या पोतली थी। इसके अलग अलग नाम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किस जैन तीर्थंकर को पुरुषाद नियम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ये 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ जो महोदय हैं, इनको पुरुषाद नियम कहा जाता है। क्या इसमें कुछ समझने का है? कुछ भी समझने का नहीं है, इसको बस आप याद कर लीजिए, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ये धौलावीरा है। दरअसल में सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों पर जल प्रबंधन बहुत ही शानदार तरीके से किए गए थे। हमारे जो पूर्वज हुए थे वो जल प्रबंधन जानते थे, और आज हमारे शहर में एक बारिश के पश्चात नाव चलने लग जाती है। तो शहर है धौलावीरा। ये भारत के किस राज्य में है? अगर आप मुझे बताएंगे तो सही रहेगा। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैत और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? ये ऐसे लड़े कि शेर शाह इनको देख करके दंग हो गया कि ऐसे कैसे कोई लड़ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा मारवार के वो 2 थे। इन पर बहुत सारे वीर गीत भी लिखे गए हैं। जैत और जैता भी कई जगहों पर लिखा मिलेगा आपको। कुंपा, ये मारवाड़ के 2 युद्ध में लड़ने वाले सिपाही थे जिनको देख करके शेर शाह चकित हो गया।
इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? जैनिज्म जो है, जैनिज्म ये बार बार बट गया आपस में, श्वेतांबर और दिगंबर। दरअसल में जब पाटलिपुत्र और मगध साम्राज्य के एरिया में बहुत भीषण अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए दक्षिण की तरफ में और वनों में रहने लग गए। वो कौन हो गए? तो क्योंकि वनों में रहते थे तो वहाँ पर बिना वस्त्र के रहना आसान था, इसलिए उन्होंने वस्त्र त्याग दिए समय के साथ और वो दिगंबर कहलाए। जो आपने सुना होगा स्थूल भद्र, भद्रबाहु, अलग अलग संप्रदाय हैं। सुनिएगा जरा, मैं डिटेल में समझा देता हूँ। वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो नगर में ही रहे और उन्होंने नगर में ही भिक्षाटन करके अपना काम चला, इसलिए नगर में रहने वालों को वस्त्र धारण करना मजबूरी हो गई कि वो बिना वस्त्र के नगर में घूम घूम करके भिक्षाटन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सभी परिधान त्याग दिए और श्वेत कलर का पहला पतला सा वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए वे श्वेतांबर कहलाए। तो जो श्वेतांबर थे वो स्थूल भद्र थे और भद्रबाहु दक्षिण की तरफ में चले गए, ये दिगंबर कहलाए और दोनों एक दूसरे को गलत दृष्टिकोण से देखने लग गए। प्रारंभिक जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? भाषा पूछा जा रहा है आपसे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अर्धमगधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य को रचा गया है। अर्धमगधी ये प्राकृत भाषा का ही एक रूप है जो संस्कृत भाषा के समान माना जाता है। जैन साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथों को आगम साहित्य कहा गया है। आगम साहित्य कहा गया है, ग्रंथों को आगम साहित्य कहा गया है। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपनिदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन या धम्म चक्र परिवर्तन, यानी कि अब परिवर्तन का दौर शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन का कहा जाता है। 15 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? बौद्ध सभा बहुत सारे आयोजित हुए, 4 हुए हैं, 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन हुआ है। पहला जो हुआ था ये राजगृह में हुआ था पहला, जिस समय शासक था अजात शत्रु और 483 ईसा पूर्व में आयोजित करवाया गया था। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है द्वितीय, तो द्वितीय कब हुआ था? तो इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो 383 ईसा पूर्व के माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। और उस समय काला शोक था शासक और अध्यक्षता की थी सुब्बकामी ने। सुब्बकामी इनका नाम था, इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहले की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। फिर तृतीय जो सम्मेलन है बौद्ध संगति है वो अशोक के समय आयोजित होगा और उस समय अध्यक्षता कौन करेंगे? तो मोगली पुत्र तिस्स जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और टाइम पीरियड है 251 ईसा पूर्व। और चौथा जो है वो कनिष्क के समय में होगा। कनिष्क के समय में कुंडनवल कश्मीर में आयोजित होगा और उसकी अध्यक्षता अश्वघोष और वासुमित्र करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय काला शोक था, काला शोक आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक थे? कौन माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे? तो नागार्जुन को माना जाता है, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं नागार्जुन। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो डायोडेरस सेकेंड, मिनांडर, डिमेट्रियस, स्ट्रैटो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ये मिनांडर। और बौद्ध जो अनुयायी थे नागसेन, उनके बीच वार्तालाप जो है उसी को मिलिंद पन्हो में बताया गया है। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक जानकारी पूछता है, क्या है बौद्ध धर्म? नागसेन इनके पास जाते कि हाँ भाई बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। तो मिलिंद पन्हो बोलता है बैठो आओ पहले जवाब दो। पूछता है बौद्ध धर्म क्या है, इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या इसमें आत्मा परमात्मा को लेकर बात कही गई है, पुनर्जन्म को लेकर क्या बात कही गई। तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी इसको कहा जाता है। वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? श्रृंगेरी, पंढरपुर, नदिया और बनारस। तो पंढरपुर में है, महाराष्ट्र में ये जगह है। वरकरी समुदाय इसका वहीं पर पीठ स्थित है। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। थानेश्वर एक प्रमुख इस्लामिक तीर्थ स्थल था। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही है, केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। थानेश्वर जो था ये मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू तीर्थस्थल था और इसी हिंदू तीर्थस्थल को नष्ट करने के दृष्टिकोण से महमूद गजनवी ने वहाँ पर आक्रमण किया था। छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में सत्यकथन विचार करें। छत्रपति ने 1659 ईस्वी में अफजल खान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। जयसिंह के नेतृत्व में 1665 में मंगोलों और शिवाजी के बीच में मुगलों, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है,
मुगल और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। मुगलों होगा, यहाँ पर मुगलों होगा, एक शायद टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही करके मिल जाए। मुगल कालीन चित्रकला का सर्वाधिक विकास निम्नलिखित में से किस शासकों के काल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जहांगीर के टाइम पीरियड में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। शाहजहां के पीरियड में स्थापत्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। स्थापत्य कला, जो आपको बड़े बड़े लाल किला दिखते हैं, ताजमहल दिखता है, इन सभी का विकास शाहजहां के टाइम पीरियड के दौरान हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अकबर के दौरान तो राजनीतिक रूप से सशक्त किया गया, मुगल साम्राज्य को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया गया था। 23 नंबर सवाल पर चलते। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरम शब्द का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय? इसका आंसर हो जाएगा ए, सैनिकों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान को अमरम शब्द विजयनगर में कहा जाता था। शाहरुख नामक सिक्के निम्न से किस मुगल शासक द्वारा जारी किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने शाहरुख नामक सिक्के जारी किए थे, जो 72 ग्रेन चांदी के बने होते थे। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है, ये पूछा गया है। बदायनी मुंतखाब उल तवारीख निजामुद्दीन तबकात ए अकबरी, अबुल फजल आईने अकबरी, मुतमिद खां मुंतखब उल लुबाब। ये क्या है भाई? किताबों के नाम हैं, किताबों के नाम हैं। ये फारसी और अरेबियन जब शब्द आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। ये सारे लेखक हैं, बदायूनी, निजामुद्दीन, अबुल फजल, मुतमिद खां, और इन सभी की किताबें हैं अलग अलग। मुंतखाब उल तवारीख, निजामुद्दीन की किताब तबकात अकबरी। इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुतमिद खां मुंतखब उल लुबाब जो है गलत है। मुंतखब उल लुबाब जो है, ये किताब का लेखक का नाम है खफ़ी खां उनका नाम है, और मुंतखब खां द्वारा इकबाल ए जहांगीरी की रचना की गई है। मुतमिद खान के द्वारा इकबाल ए जहांगीरी की रचना की गई है। अष्टप्रधान नामक समूह ये मराठा साम्राज्य में बनाए गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अकबर के द्वारा करवाया गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये हुमायूं और अफगान के बीच में 1555 ईस्वी में लड़ा गया था मच्छीवाड़ा का युद्ध। अगला सवाल है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सिकदार शब्द किसे संदर्भित करता है? सिकदार का क्या मतलब होता है? यूपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में सिकदार के बारे में डिटेल में क्वेश्चन स्टेटमेंट बना करके पूछा हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का। सिकदार का मतलब होता था परगना स्तर पर पुलिस का प्रमुख होता था, जिसको सिकदार कहा जाता था। पुलिस का प्रमुख परगना के स्तर पर होता था, जिसको सिकदार कहा जाता था, कानून व्यवस्था संभालता था। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज दूत था किसका? तो ये सेल्यूकस का दूत था, सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। भारत में रहकर उसने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी। निम्न से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस राज्यादेश में अशोक का व्यक्तिगत जो उसका नाम था, इसका उल्लेख मास्की में मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडन गोलम या उडन मंगलम भी इसको कहा जाता है। ऊटी का नाम है ये, ऊटी का नाम आपने सुना है। ऊटी बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, वही उसी का नाम है जिसका नाम है उडन मंगलम। तो ये सब जगह का नाम ध्यान में रखिए। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडन गोलम, यहाँ पर अशोक के नाम हमें मिलते हैं। निम्न से कौन सा कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? कोई भी राज्य अगर स्थापित करना है आपको, कोई भी साम्राज्य अगर बनाना है, तो उसके लिए 7 सिद्धांत दिए कि ये 7 राजा के पास में होना ही चाहिए। कौन कौन से 7 हैं? तो राजा, एक तो राजा होना चाहिए। अमात्य यानी कि अधिकारी, अमात्य चाहिए उसको। अगला चाहिए उसको जनपद, जहाँ पर राज करेगा वो जगह चाहिए। जगह के बाद उसको दुर्ग चाहिए, जिसके भीतर रह करके वो राज करेगा। फिर उसको कोष चाहिए, कोष यानी कि पैसा धन चाहिए। फिर उसको दंड चाहिए यानी कि कानून चाहिए। उसके पश्चात उसको मित्र चाहिए। ये 7 अगर उसके पास में हैं तभी वो सफल राजा बन पाएगा, नहीं तो राजा नहीं बन सकता है और राज्य नहीं बन सकता है, राज्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी को कहा था सप्तांग सिद्धांत, ये कौटिल्य का है। इसमें कौन शामिल नहीं था? तो धम्म इसमें शामिल नहीं था। इसका आंसर डी हो जाएगा, धम्म को इसमें स्थान नहीं दिया गया था।
अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल निम्न में से कौन था? बिंदुसार, अशोक, वैश्य पुष्यगुप्त और उसके बाद से तुषारूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्य पुष्यगुप्त जो था ये इस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल हुआ करता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। और सौराष्ट्र के क्षेत्र में ही जो झील है सुदर्शन झील, जिसके बारे में आप पढ़ते होंगे, अलग अलग राजाओं के नाम आते हैं उसके निर्माण करवाने में, उसको रिपेयर करवाने में। ऐसा भी कौन सा झील है जिसको रिपेयर करवाने के लिए इतने राजा महाराजाओं को काम करना पड़ा? बहुत महत्व का होता था। सौराष्ट्र दरअसल में कम पानी वाला इलाका है, इसलिए वहाँ पर एक झील का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो वैश्य पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के समय में वहाँ पर राज्यपाल हुआ करता था। अकबर ने निम्नलिखित में किस धार्मिक संवाद केंद्र की स्थापना की थी? तो इसका इबादत खाना नाम है। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में उसने स्थापित किया था। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर के संवाद करते थे। बाद में झगड़ा लड़ाई होने लग गया तो उसने बंद कर दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्न से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह एक सहज आंदोलन था। इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि श्रमिक वर्ग सहित छात्र, महिलाएं सभी के सभी इसमें शामिल हुए थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। सबसे पहले से महात्मा गांधी भी शामिल। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किया और करो या मरो का नारा दिया था। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सही है बी। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, बी और सी कैसे एक साथ सही हो सकते हैं? ये स्वतः स्फूर्त ही था, लेकिन शुरुआत की थी गांधी जी ने ही। करो या मरो का नारा भी दिया था, तो एक प्रकार से नेतृत्व प्रदान किया ही। भले उसके पश्चात उनको भूमिगत कर दिया गया, बंद कर दिया गया जेल में, शुरुआत उन्होंने ही किया। इसलिए इसका डी सबसे सही आंसर हो जाएगा कि श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। बिल्कुल गलत, सभी वर्ग इसमें शामिल हुए थे। हिंदू महासभा ने इससे दूर रहने का ऐलान किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन को बकवास बताया था, इससे दूर रहे थे वो। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी इससे दूर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले इससे दूर रही, फिर अंग्रेज और रूसी एक दूसरे का आमने सामने आए तो फिर वो इसमें शामिल होने लग गई थी। इसी प्रकार कम्युनिस्टों का विचारधारा रहा है। अंग्रेजी शिक्षा 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे शहर में किया जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के संदर्भ में सत्य कथन को चुनना है आपको कि इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। इस अधिनियम में शिक्षा के संबंध में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को अपनाया गया था। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है कि समाज के अलग अलग वर्ग होते हैं जो अलग अलग स्तर पर मौजूद होते हैं। तो जो हायर वर्ग है उसको खूब सारा एजुकेशन दे दो तो नीचे के वर्ग तक अपने आप ही टपक करके एजुकेशन पहुंच जाएगा। इसी को कहा जाता अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल। इसी को कहा जाता है कि समाज के जो संभ्रांत, अमीर और कैपेबल लोग हैं उनको खूब सारा एजुकेशन दे दो जिससे नीचे तक अपने आप ही धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व है? भाई असहयोग आंदोलन का? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आरंभिक जन आंदोलन के महत्व को बढ़ावा मिला और जन जागृति फैली थी। राजस्व की जमींदारी प्रणाली की शुरुआत निम्न से किसके द्वारा की गई? हॉल्ट, मैकेंजी, बेंटिक, वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती बोहरा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन के बारे में बताना है आपको। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण दत्त ने की थी। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दोनों दलों का सम्मेलन हुआ था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी इसमें एकीकरण हुआ था। एकीकरण, पार्टियां एक नहीं हो गई थी बल्कि ये तय हुआ था कि हम दोनों अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाए। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि आरसी मजुमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की। और ये जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता करवाने में एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक का योगदान माना जाता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो बाल गंगाधर तिलक के वकील हुआ करते थे। और जो कांग्रेस गरम पंथ और नरम पंथ है, इनके बीच समझौता करवाने में सबसे बड़ा योगदान श्रीमती एनी बेसेंट जी का माना जाता है। तो इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, ये सब सवाल भी पूछ लिया जाता है।
किस स्वतंत्रता सेनानी लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सी हो जाएगा। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो मातंगनी हजारा हैं, ये शहीद हुई थी, इनको बूढ़ी गांधी का संज्ञा दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्न आज़ाद हिंद फौज के सैनिक में कौन शामिल नहीं था जिन पर 1945 में दिल्ली में के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? तो मेजर राशिद अली आज़ाद हिंद फौज के उन सैनिकों में शामिल नहीं थे जिन पर मुकदमा चलाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व जो ये तीरथ सिंह ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। मेघालय और उत्तरी बंगाल के इलाकों में हुए थे ये। वेबल योजना, शिमला सम्मेलन, शाही नौसेना विद्रोह और कैबिनेट मिशन, इनको आपको कालक्रम में लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि वेबल कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 है। शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 है। शिमला सम्मेलन है आपका जून 1945 और आपका वेबल योजना जो है ये है जून 1945, 14 जून 1945 है वेबल योजना और 25 जून 1945 है शिमला कॉन्फ्रेंस। ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। अगला है, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलीस, उदीचाचार्य, शंकराचार्य, भैरवाचार्य, इसके संस्थापक लकुलीस थे। इसका आंसर हो जाएगा। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। पुराणों का अंसारी संप्रदाय की स्थापना लकुलीस ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, मती सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह। तो हरि सिंह इसके अंतिम शासक थे और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। यह कला और साहित्य के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला सवाल है, अलार कलाम बुद्धकालीन किस गणराज्य से संबंधित थे? तो अलार कलाम जो है केशपुत्र गणराज्य से संबंधित है। केशपुत्र इस गणराज्य को कहा जाता है। किस जैन ग्रंथ में जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है? जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन विनय पटक में किया गया है, विनय पिटक में किया गया है, उसी प्रकार से आचरांग सूक्त में जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? अभी मैंने इससे सवाल आपसे पूछा भी था। तो धौलावीरा जो है ये कहाँ पर है? तो ये है आप गुजरात राज्य में है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राजा और रचना के युग में सही सुमेलित करें। कृष्णदेव राय, मनसोल्लास, राजा भोज, सम्रांग सूत्रधार, सोमेश्वर तृतीय, मत्त विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन पथन, अमुक्त माल्यद। इसका कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा बी, राजा भोज जो है सम्रांग सूत्रधार, ये गलत है। सम्रांग सूत्रधार जो है ये लिखा है, या सॉरी मैं ही गलती कर रहा था। सही है, राजा भोज सम्रांग सूत्रधार से। कृष्णदेव राय की किताब का नाम मत्त विलास प्रहसन नहीं, इनकी किताब का नाम है आमुक्त माल्यद। ठीक है। सोमेश्वर तृतीय जो हैं इनकी किताब का नाम है मनसोल्लास, मनसोल्लास। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं इनकी किताब का नाम है मत्त विलास प्रहसन। आपसे सही पूछा गया था तो सही बी सही दिया हुआ है, बाकी 3 गलत थे। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के बहुत बड़े शासक हुए हैं और उन्होंने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को प्रमोट भी किया था। तेनालीरामन का आपने नाम सुना है क्या? वो सब के सब इसी समय में सक्रिय थे, विजयनगर में ही। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है? तो ये आर्यभट्ट महोदय ने कहा था। अगला सवाल है कि किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? भट्टी, दांडी, भारवी, भास्कर प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किराता अर्जुनियम जो किताब है CAPF में सवाल पूछा है, भारवी इसके लेखक माने जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार किस प्रकार की भूमि में बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, आदेव मात्रिक जो भूमि होती है ये भूमि नदी के किनारे और दोमट प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसमें बिना वर्षा के भी अच्छी भूमि होती थी, उसी को इसने ये नाम दिया था। किस शासक के सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं? हाल, पुलवामी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन शासक के सिक्कों पर बनी हुई है जहाज की आकृतियाँ। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को हराने के बाद कौन सी विजय नीति अपनाई थी? समुद्रगुप्त के विजय नीति का आपसे नाम पूछा गया है। ये था ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी कि हमने आपको जीत लिया है, हम आपका राज्य आपको लौटा रहे हैं,
आप बस वार्षिक रूप से हमें कर जमा करते रहना। इसको ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं थे छपनक, भास्कर प्रथम, वर रुचि और घटकर्पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भास्कर प्रथम इस समय नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। मैं 9 के आपको नाम बताऊंगा, कृपया इनको याद कर लें। इसमें थे धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरफर, कालिदास, वाराहमीर, वर रुचि। इतने बड़े बड़े लोग थे। भास्कर प्रथम इस समय नहीं होंगे। भास्कर प्रथम का टाइम पीरियड काफ़ी बाद का है। बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं। निम्न से सुदर्शन झील से कौन संबंधित नहीं था? पुष्यमित्र वैश्य, तुषास्प, सुशर्मन, सुविशाख। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुशर्मन संबंधित नहीं है। पुष्यमित्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये वहाँ का गवर्नर था। तुषास्प जो है ये अशोक के समय में था और इसने भी सुदर्शन झील का सुधार करवाया था। और सुविशाख जो है ये रुद्रदामन के समय में था और इसने उसको सही करवाया था, सुदर्शन लेक को। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतिम शासक पूछा है तुगलकों वंश का। 61 का आंसर हो जाएगा बी, नसरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। इसका आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो वो ये हो जाएगा मलिक काफूर को सौंपा था। मूवियों में और सभी जगहों पर आपको मलिक काफूर को एक हिजरा दिखाया जाता है। और भारतीय समाज इतना दूषित समाज है जिसमें हम समझते हैं कि अगर ये हिजरा है तो इसके अंदर कोई बाहुबल या रणनीतिक शक्ति होगी ही नहीं। इसीलिए तो मलिक काफूर को किस प्रकार से दिखाया गया पद्मावत मूवी में? बहुत बड़ा सेनापति था ये। ठीक है, आप इसको पसंद करें ना पसंद करें, बहुत बड़ा सेनापति था। दक्षिण विजय अभियान इसी ने किया था और सफलतापूर्वक किया था। चोल साम्राज्य का अंत करने का श्रेय इसी को दिया जाता है और मूवी में हम उसको मजाकिया दिखा देते हैं। जिस प्रकार से हमने बाजीराव प्रथम को क्या दिखाया, देवदास दिखाया, दारू पी के हिलता हुआ। उससे ज़्यादा लड़ाइयाँ किसी ने भी नहीं जीती है पूरे पृथ्वी पर। वो भी लगातार 41 युद्ध जीती थी। उतने बड़े साम्राज्य बनाने वाले को आप दारू पीकर हिलते दिखा रहे हैं। दारू पीता था, वो सैनिक था, योद्धक था तो पीता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था जो आपने देवदास बिल्कुल दिखा रखा है। मलिक काफूर का कैसा आपके दिमाग में क्या चित्र आता है? वही मूवी वाली चित्र आपके दिमाग में बनती। बहुत महान सेनापति रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का। दक्षिण भारत के इतने बड़े बड़े शासकों को कैसे हरा दिया इसने भाई? समझिएगा इस चीज़ को। मलिक काफूर इसका आंसर हो जाएगा। उलगू खां भी है, मंगोलों से लड़ा था ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मलिक जानी और गाजी मलिक जो है ये सब के सब उसके दौर के अलग अलग सेनापति रहे थे। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मलिक काफूर। ठीक है। अर्धनारीश्वर का आपने तस्वीर देखा है क्या? अर्धनारीश्वर भगवान शिव का है जिसमें आधा नारी और आधा पुरुष हैं भगवान शिव। उसकी पूजा की जाती है और इस प्रकार के लोगों को मजाक का पात्र समझा जाता है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इल्तुतमिश को कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भी गुलाम था और इल्तुतमिश उसका गुलाम था, तो इसे गुलाम का गुलाम इसको कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसको जरूर ही ध्यान में रखिएगा। और अगला सवाल है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नसरुद्दीन का वो प्रधानमंत्री था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मलिक जामी को नियुक्त किया था। दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। कि बलबन था। रक्त और लौह की नीति का मतलब है कि अगर विरोध करोगे, साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करोगे तो उल्टा लटका देंगे काट के। बलबन के बारे में पढ़ना हो कभी मिडिवल हिस्ट्री में डिटेल में पढ़िएगा। इसने बंगाल के विद्रोह को किस प्रकार से दबाया था, इतनी क्रूरता से दबाया था कि उसके पश्चात किसी ने फिर विद्रोह करने की सोची भी नहीं। बलबन को एक और चीज़ का श्रेय दिया जाता है, मैं किसी भी शासक की तारीफ नहीं कर रहा, आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। बलबन को एक और चीज़ का श्रेय दिया जाता है कि मंगोलों से लड़ने के लिए सबसे पहले शक्ति के साथ में तैयारी इसी आदमी ने की। और क्या तैयारी की इसने, इसका पुत्र भी मारा जाता है मंगोलों से लड़ते समय, लेकिन शानदार तैयारी की और मंगोलों से भारत को बचाने का श्रेय बलबन और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को दिया जाना चाहिए। क्योंकि मंगोल जहाँ जाते थे फिर वहाँ पर घास भी नहीं उगता था।
हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान हुआ। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो होयसल पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पर, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? होयसल आपको स्मारक अगर देखना है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। होयसल हॉलीवुड होगा, यहाँ पर ये टाइप में गड़बड़ है, हॉलीवुड, हॉलीवुड जगह है ये, और वेलूर में आपको मिलेंगे। तो 68 का आंसर बी हो जाएगा, हॉलीवुड और वेलूर में मिलेंगे आपको। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये शासक थे बुक्का प्रथम, जिन्होंने राजदूत भेजा था। निम्न से किस भक्ति संत ने अपना प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये रामानंद हैं, और रामानंद जी जो हैं इनको ये भी श्रेय दिया जाता है कि ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन का एक सबसे बड़ा योगदान ये भी रहा कि इसने लोकल लैंग्वेज में संतों ने अपने अपने प्रचारों को व्यक्त किया, अपने अपने प्रचार प्रसार किए। जैसे कवि विद्यापति, तो उनकी रचनाएं आपको मैथिली भाषा में दिखेगी, आपको उनकी रचनाएं मैथिली भाषा में दिखेगी, लोकल भाषा है। जो तुलसीदास हैं, इन्होंने किस भाषा में लिखा? तो भाई अवधी भाषा में इन्होंने रामायण की रचना की। ब्रज भाषा में लिखे गए, असमिया में लिखा गया, बंगला भाषा में लिखा गया। चैतन्य महाप्रभु का बांग्ला भाषा में आपको दिखता है। तो सभी जो संत थे वो अपने अपने लोकल लैंग्वेज में भक्ति धर्म का आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि जो राज्य था उस समय दिल्ली सल्तनत का काल था या मुग़लों का दौर जो था, उसमें विदेशी भाषाएं हम पर थोपी जा रही थी, फारसी, अरेबियन। इसलिए लोकल लैंग्वेज में लोगों ने अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया। हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार का श्रेय रामानंद महोदय को जाता है, और रामानंद महोदय को इसका भी श्रेय जाता है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित इन्होंने ही किया था। सूफी परंपरा के पीर का क्या आशय होता है? इसका आशय होता है सूफियों का गुरु। शुद्ध अद्वैतवाद या शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कौन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य महोदय जो हैं शुद्ध अद्वैतवाद का करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का नाम है अचिंत्या भेदाभेद। अचिंत्या भेदाभेद, भेदाभेद ये फिलॉसफी है गुरु, याद कर लेना, और कोई ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाना। इस उम्र फिलॉसफर बन के क्यों जीवन बर्बाद करना, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो वल्लभाचार्य जी का है शुद्धा अद्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो है इनके दर्शन का नाम है द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। और जो माधवाचार्य हैं इनके सिद्धांत का नाम है द्वैतवाद, द्वैतवाद, और उसको तत्ववाद भी कहा जाता है। क्या है ये सब, क्या मैं बोल रहा हूँ, किस भाषा में मैं बात करने लग गया हूँ भाई? तत्ववाद भी कहा जाता है। ये सब फिलॉसफी है, दर्शन है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, परम ब्रह्म जो सुप्रीम पावर है, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, वो जो है, और जो मनुष्य है वो एक ही है या अलग अलग है। क्या हम जिस दुनिया में रहते हैं ये रियल वर्ल्ड है या हमें जो दिख रहा है वो सब कुछ छद्म है? मैं आपको प्रूव करूं छद्म है। थोड़ा समय ले लूं आपका एक्स्ट्रा। आपने कभी देखा है क्या नासा और इसरो जो है ये फ़ोटो जारी करते रहते हैं कि अल्ट्रा यूवी कैमरा से इस चंद्रमा का फ़ोटो लिया गया है तो अजीब दिख रहा है, इंफ्रारेड कैमरा से फ़ोटो लिया गया है तो कुछ अलग दिख रहा है। यानी कि हर कैमरे से फ़ोटो लेने पर कोई चीज़ अलग दिख सकता है, चंद्रमा का कलर अलग दिख सकता है। स्पेक्ट्रम होता है एक, चलिए थोड़ा सा फिजिक्स को भी जोड़ते हैं। स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है, स्पेक्ट्रम है ये। इस पर क्या होता है, इस पर शुरू कहाँ से होता है? गामा किरणों से होता है और रेडियो वेव तक जाता है। अल्ट्रा वायलेट आता है, फिर विजिबल आ जाते हैं, विजिबल, उसके पश्चात से फिर इंफ्रारेड। इस प्रकार से अलग अलग स्पेक्ट्रम हैं, और अलग अलग स्पेक्ट्रम हम लोग केवल विजिबल जो हैं स्पेक्ट्रम उसी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चश्मा का कवर है ये इसी कलर का है, ये हम इस स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि इसको अगर इंफ्रारेड कैमरा से देखा जाए तो ये किसी और कलर का दिखे, हो सकता है ना। तो जो वाइट कलर हमें दिख रहा है वो वाइट ही है या इंफ्रारेड से देखने पर वो लाल दिखेगा, हमें नहीं पता। तो हम कैसे मान रहे कि हम जो देख रहे हैं वही सत्य है? बताइए मुझे, कैसे मान रहे कि हम जो देख रहे हैं वही सत्य है?
ये पेन जो है ये ब्लैक ही है, हमें दिख रहा है ब्लैक, हो सकता है घोड़े को ये सफ़ेद कलर का दिखे। वास्तविक कलर इसका क्या है किसी को भी नहीं पता, तो इसलिए वास्तविकता क्या है किसी को भी नहीं पता। ये पेन है, हमें शायद ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि कोई यूवी लाइट में देखे तो इसको कोई और कलर का दिखाई दे। इसका वास्तविक कलर है क्या नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि रियलिज्म क्या है, वास्तविकता क्या है, इसी खोज की। ये सब संत ऋषि नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं। इनकी फिलॉसफी पर बहुत बड़े बड़े लोग आज भी पीएचडी कर रहे हैं। गुरु माधवाचार्य के विषय पर, निम्बकाचार्य के फिलॉसफी पर, चैतन्य के फिलॉसफी पर। संत हमारे यहाँ कहा जाता था, दरअसल में दार्शनिकों को, फिलॉसफर को कहा जाता था। कबीर पर सबसे ज़्यादा पीएचडी आजकल के समय में किया जाता है, कबीर और कालिदास पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डीप चला गया था मैं। निम्न से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो सर सैयद अहमद खान जो हैं इन्होंने प्रारंभ किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था। ये बीपीएससी प्रीलियम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य नहीं थे? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? मुस्तफ़ा नसरुद्दीन नहीं थे। और 1919 के सितंबर महीने में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। निम्न से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? चटगांव शस्त्रागार हमला, सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र के अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र के जीतन दास, नासिक षड्यंत्र केस मिर्जा अब्बास। नासिक वाला गलत है। जो नासिक षड्यंत्र केस है इसमें कन्हारे बदर्स हैं, अनंत लक्ष्मण कन्हारे का नाम जोड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से किस महिला क्रांतिकारी को चटगांव केस में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी? 1939 में छूटने के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गई थी कल्पना दत्त, इनका नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किसे फक्र अफगान की उपाधि दी गई? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दी गई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। नील विद्रोह के दौरान किसान हितों का समर्थन करने वाला पत्रिका था हिंदू पेट्रोइट थे, और इसका नाम था क्या? हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हैं इसको प्रकाशित करते थे, हिंदू पेट्रोइट को, और इसी में नील के किसानों के व्यथाओं को लिखा जाता था। द यूनाइटेड इंडियन पेट्रोइटिक एसोसिएशन 1888 में किसने स्थापित की? यूनाइटेड इंडियन पेट्रोइटिक एसोसिएशन ये किसने स्थापित की थी? ये किया था सर सैयद अहमद खान जी ने। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पेट्रोइटिक एसोसिएशन को 1888 में सर सैयद अहमद खान जी ने स्थापित किया था। राजभक्त सभा बनाएंगे ये, जो अंग्रेज़ों के समर्थक सभा थी। दरअसल में अंग्रेज़ों के हिंदू मुस्लिम बांटो और राज करो की नीति का सर सैयद अहमद खान जो है शिकार हो गए थे। जो सर सैयद अहमद खान पहले बोलते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक भारत माँ के दो आँख हैं, वो बाद में बोलने लग जाते कि हिंदू और मुस्लिम कैसे साथ में रह सकते हैं। तो सैयद अहमद खान जी मुस्लिम में मॉडर्न एजुकेशन और कुरान की नई व्याख्या, जो कुरान शरीफ है उसकी नई व्याख्या के लिए इनको जाना जाता है, साइंटिफिक व्याख्या के लिए जाना जाता है। बहुत बड़े एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने रिफॉर्म किए हैं। अगला सवाल है कि द लीडर समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो द लीडर जो था ये था किनका? मदन मोहन मालवीय जी का था। गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना चिन्ह बनाया? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूटों ने चिन्ह बनाया था। निम्न से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था? तो ये चालुक्य थे जिनके द्वारा प्रदान किया जाता था। निम्न से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण कर लिया? संलेखना क्या है? ये जैनिज्म में जैन धर्म मृत्यु को प्राप्त करने का सबसे कठिन रास्ता बताया गया है, जिसमें आप पहले भोजन त्यागते हैं। आप कुछ वर्ष पहले ही एक महिला संत थी जिन्होंने संलेखना के द्वारा अपना प्राण त्यागा। कितना डेडिकेशन होता है भाई। पहले भोजन त्यागते हैं, भोजन के पश्चात से दिन में अगर पानी पी रहे 4 लीटर तो अब 1 लीटर पर आ जाएंगे। धीरे धीरे करके 1 ढक्कन पानी पिएंगे 24 घंटा में, और इस प्रकार से अपने शरीर को भोजन छोड़ करके, पानी छोड़ करके संपूर्ण रूप से तपस्या करते हुए अपना प्राण देते हैं। इसी को संलेखना विधि कहा जाता है। अपना प्राण त्यागने का इससे ज़्यादा कठिन तरीका और क्या होगा, है ना? तो ये जैन लोग ही कर सकते हैं। और ये राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था इंद्र चतुर्थ। इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसने संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागा था। निम्न से मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम है।
निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की? तो ये राजेंद्र प्रथम था, गंगईकोंड चोलपुरम। आज तक रटा होगा, पता है मुझे, रटा ही होगा, और क्या पढ़ा होगा भाई, बताया ही नहीं होगा किसी ने। गंगईकोंड, गंगा क्यों नाम है इसमें? चोलपुरम लख लेता, गंगईकोंड ही क्यों नाम है? सेन वंश का शासन चल रहा था उस समय बंगाल में, जिसको अटैक किया इसने, हराया, और हराने के पश्चात से गंगा नदी से जल उठाया। इसने पहले बोला कि हमें आपके गंगा नदी का जल दे दो, नहीं दिया इसको। इसने बोला ठीक है हम आके खुद ही ले लेते हैं। अटैक किया, हराया, और बंगाल में आकर के गंगा जल उठाया, गंगा से जल उठाया, और वहाँ पर जाकर के एक बड़ा सा तालाब बनवाया, और उस तालाब में उस गंगा के जल को डाल दिया। अगर गंगा जल अब एक बूंद किसी बाल्टी में गिरा देंगे तो अब एक बाल्टी गंगा जल हो गया वो, है ना। तो फिर उसके पश्चात से इसीलिए उस जगह का नाम उसने रखा गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम था ये, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो ये समाप्त किया मलिक काफूर ने समाप्त किया, वही जिसको देखकर आप हंसते होंगे। दामोदरपुर ताम्रपर लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासनकाल से संबद्ध है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ये संबद्ध है आपका किससे? तो ये सी हो जाए, कुमार गुप्त के समय से संबद्ध है, गुप्त शासक। इसको श्रेय दिया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण का। निम्न से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ये स्कंदगुप्त थे, जिन्होंने हुनों को हराया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो नांगलपुरम बसाया था इन्होंने, नांगलपुरम। नवीन नगर की नींव रखी थी और अनेक भव्य मंदिरों का भी यहाँ पर निर्माण करवाया था। सन 1565 ईस्वी का कौन सा युद्ध प्रसिद्ध हुआ है? 1565 में तालीकोट्टा का युद्ध हुआ था। इस विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाता है। दक्कन के सुल्तानों ने संगठित होकर एक हिंदू राज्य पर अटैक किया था। पर्पस धार्मिक नहीं था, पर्पस राजनीतिक था। तबकात अकबरी का लेखक कौन है? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न से किस एक काल में सक्रिय थे? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? वो गुप्तों के विजयनगर के काल में सक्रिय थे सायन। निम्न से कौन सा स्थान गुरु नानक जी का जन्म स्थान है? तो इसको कहा था ननकाना साहिब है, पाकिस्तान में प्रेजेंट में है ये। निम्न से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरुमुखी जो है उसको प्रारंभ किया। तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, गुरु अंगद थे जिन्होंने गुरुमुखी को प्रारंभ की है। निम्न से किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गई? घोड़ा से खेले जाने वाला पोलो होता है एक तरीके से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका आंसर ए हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते और सम्मान देते थे? जैन विद्वान से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये सी हो जाएगा, जिन प्रभा सूरी थे जो दिल्ली सल्तनत के दौरान सक्रिय थे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि हेमचंद्र सूरी किसके दौरान थे? तो ये सम्राट अशोक के दौरान थे। मोहम्मद बिन तुगलक के परियोजनाओं को कालक्रम में सजाइए। बहुत सारी परियोजनाएं चलाई इस बेचारे ने, लेकिन परियोजना बाद में पूरी नहीं हो पाई। कराची अभियान, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन। तो इसको अगर क्रम में लगाएंगे तो 2, 4, 3, 1 हो जाएगा। दोआब में कर वृद्धि 1325 ईस्वी में हुआ है। राजधानी परिवर्तन जो है 1326 से 27 में हुआ है। और सांकेतिक मुद्रा चलवाया 28 से 30 के बीच में। और कराची अभियान जो किया गया है 37 से 38 के बीच में किया गया है। 1300 सब जगह पर लगा लीजिएगा, 1300 में किया गया है। तो इसको जरा क्रम में ही याद रखिएगा बंधुओं, क्योंकि ये पूछा जाता है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या मतलब था? तो लोक आचरण के अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था, क्योंकि मुगल प्रशासन जो था वो दरअसल में इस्लामिक राज्य था, एक तरीके का शरिया और जो हदीस है उसके हिसाब से चलना था। इसलिए लोक आचरण, लोग कैसा आचरण कर रहे हैं उसकी देखरेख करता था ये। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किताबुल रेहला किस भाषा में लिखी थी? इसका उत्तर है ए, अरबी भाषा में लिखी हुई है, रेहला। अगला सवाल है, कौन सा प्रथम तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो ये शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को दिया जाता है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? ये बलबन था जिसने अपना मकबरा बनवा लिया था, इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा, बलबन था। और बलबन के मकबरे की एक और बड़ी खासियत है, ये गूढ़ रहस्य किसी को भी मत बताना, आपको मैं बता देता हूँ। बलबन का जो मकबरा था ना, उसमें भारत में पहली बार मेहराव तकनीक का उपयोग किया गया था। ठीक है, मेहराव तो जानते होंगे ना, इस प्रकार से जो बनाया जाता बिल्डिंग, इसको कहा जाता मेहराव।
तो मेहराव तकनीक का उपयोग पहली बार भारत में बलवन के मकबरे में ही किया गया था। इस प्रकार से मेहराव। फिर आपको कहाँ कहाँ पर मेहराव दिखता है? तो आपको मेहराव दिखता है उसके पश्चात से जो मस्जिद है, कौन सा मस्जिद है, कुतुब मीनार के बगल में मस्जिद है वहाँ, और अलाई दरवाज़ा, हाँ अलाई दरवाज़ा में भी आपको मेहराव प्रणाली दिखता है। उसके बाद तो मेहराव बहुत सारे जगहों पर आपको दिखेंगे। तो मेहराव का भी सबसे पहली बार शुरुआत बलवन के ही मकबरे में किया गया था। आज बलवन के मकबरे में कुछ नहीं है, वहाँ पर गाय भैंस बंधी रहती है, दिल्ली में कचरा पड़ा हुआ रहता है। शेर शाह ने अपना राज्याभिषेक किस स्थान पर करवाया था? तो आगरा में उसने राज्याभिषेक करवाया था। 104 का बी हो जाए। अगले सवाल पर चलते हैं कि सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग किया तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति की शुरुआत की? राजनीति गलत लिखा हुआ है, राजनीति से अलग किया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति की शुरुआत की। तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने बोला कि धर्म अरम अपने घर में रखो, ये राजकाज में ये सब नहीं चलेगा, इसलिए इसको ये श्रेय दिया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसने उलेमाओं की लंका लगा दी थी। जिसने इस्लामिक उलेमा थे ना, उन सभी को इसने साइड किनारे कर दिया, शासन प्रशासन से दूर रहने के लिए उनको कह दिया। बलवन को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 106 का आंसर हो जाएगा डी, नसरुद्दीन महमूद ने इसको। 1249 ईस्वी में बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया और उसने इसको उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था। निम्न से कौन सा एक राज्य तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? दरअसल बहमनी साम्राज्य से जो अलग अलग राज्य हुए थे वो सब ने एक साथ मिलकर के अटैक किया था विजयनगर पर, लेकिन एक राज्य था जो शामिल नहीं हुआ था, उसका नाम था बरार। अकबर की इबादत खाने के बारे में निम्न से कौन सा गलत कथन है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, इबादत खाना 1575 ईस्वी में आगरा के किले में नहीं, बिल्कुल नहीं, फतेहपुर सीकरी के किले में स्थापित किया गया। फतेहपुर सीकरी आगरा से थोड़ा सा आगे है। घूमने फिरने जाइएगा कभी, लेकिन 100 परिवार जाएँ तो सही से जाएँ, वहाँ पर आपको परेशान करते हैं लोग, वहाँ के लोकल लोग। इन मुग़ल सम्राट बिल्कुल ही बदरंग है, बिल्कुल बेढंग तरीके से मैनेजेबल नहीं है, मतलब कि बहुत ख़राब तरीके से मैनेज किया गया है। कचरों का ढेर आपको दिख सकता है, गंदगी दिख सकती है, ऑटो वाले ज़बरदस्ती आपको खींच खींच कर बिछा सकते। मैं नहीं गया हूँ आज तक, मैं आगरा तक ही गया, सोचा था जाने का, लेकिन जब इसका रिव्यू सुना तो मन नहीं हुआ फिर जाने का। इन मुग़ल सम्राटों में से किसने दरबार में आधिकारिक इतिहास लेखन बंद करा दिया था? आधिकारिक इतिहास लेखन को बंद करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये किया था औरंगजेब ने। खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने बोला कि इतिहास लिखना बंद करो, हम खुद ही लिखेंगे अपना इतिहास। किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो ये था आपका धर्मपाल। तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा किसमें की गई है? तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा की गई है किसमें? तो ये किया गया मनेर ताम्रपत्र में, मनेर ताम्रपत्र में किया गया है। और इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था। गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की हमें चर्चा मिलती है। यह कर इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था। इसमें तुर्कों के आक्रमण को रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। तुर्कों का आक्रमण हम रोकेंगे, इसलिए तुरुस्क दंड नामक कर इसमें लगाया गया था किसानों के ऊपर में, और किसान ये देते भी थे। गहरवाल वंश के द्वारा लगाया गया था। कीर्ति पताका निम्न से किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की, कवि विद्यापति, महाकवि विद्यापति की रचना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इनकी रचनाएं मैथिली भाषा में की गई हैं। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश के संस्थापक कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे। 113 का आंसर हो जाएगा ए, सामंत सेन ने इसका स्थापना की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो आपको ये भी पता चल गया गीत गोविंद की लेखक किसने हैं, कौन है भाई? तो वो हैं जयदेव। इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मण सेन का संरक्षण प्राप्त था। लक्ष्मण सेन का संरक्षण प्राप्त था इनको। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 115 का। ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो बहार खान लोहानी ने ये प्रदान किया था। अकबर के काल में बिहार सूबा कितने सरकारों या जिलों में बटा हुआ था उस समय? ये 7 सरकारों या 7 जिलों में बटा हुआ था। तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण, मुंगेर, बिहार और रोहतास। मुंगेर और रोहतास इस प्रकार 7 बटा हुआ था। तिरहुत, जिसको तिहुत भी कहा जाता है कई जगहों पर, हाजीपुर के अलावा आपको सारण, चंपारण, मुंगेर और रोहतास बटा हुआ था। किसने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर बताया है? 117 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कनिंघम ने बताया है। कनिंघम ने बताया, निश्चित तौर पर अंधा हो गया होगा ये। ताजमहल अद्भुत है, आप अगर उसको सामने से देखेंगे तो आप अपना मुंह, इसलिए कनिंघम महोदय ने पता नहीं किस हिसाब से बोला है, लेकिन अद्भुत है ताजमहल। जबकि हल्का सा फीका पड़ गया है, उसके बावजूद
अगर आपके सामने आएगा तो मुंह खुला हुआ रह जाएगा, इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता, यह कथन किस शासक के हैं? तो ये इस कथन है शेरशाह का। शेरशाह ने जब राजस्थान पर आक्रमण किया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि भाई ये राजपूत जो हैं किस मिट्टी के बने होते हैं। उसने जब योद्धाओं को लड़ते देखा तो उसको लगा कि गलती से आक्रमण कर दिया, नहीं आना चाहिए था यहाँ, क्योंकि उसको लगा कि मैं राजस्थान जीतने के चक्कर में बाकी भी अपना साम्राज्य खो दूंगा, इसलिए उसने ये कथन कहा था। तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? 118 का आंसर हो सी। ओके। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये फर्रुखसियर था, जिसका जो राज्याभिषेक है वो पटना में हुआ था। जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर की छाया सबसे पहले खुद को बलबन ने कहा था, इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि तारीख़ मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख़ मुबारक शाही लिखी गई है याहया सरहिंदी के द्वारा। बहुत ही कट्टर इस्लामिक विचारधारा के मानने वाले थे, बहुत ही कट्टर विचारधारा के मानने वाले माने जाते याहया सरहिंदी को। दिल्ली सुल्तान की चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिल्ली सुल्तान के या दिल्ली सल्तनत के चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था उस समय? इसको टंका कहा जाता था, टंका कहा जाता था, टका भी कहते हैं कई सारे। तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था, तांबे के सिक्के को जीतल। सुल्तान महमूद बेगरा किस प्रांतीय सल्तनत का सुल्तान था? गुजरात, मालवा, कश्मीर, जौनपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात का सुल्तान था, इसका आंसर ए हो जाएगा। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री बर्नियर कहाँ का मूल निवासी था? इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन। कहाँ का था भाई बर्नियर? तो बर्नियर था आपका फ्रांस का रहने वाला था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, और बर्नियर के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि पेशे से चिकित्सक था बर्नियर, ठीक है। और शाहजहाँ के शासनकाल में ये आया था भारत, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये सिंधिया हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। निम्न से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानड़े, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह किसका कथन है? ये है बाल गंगाधर तिलक महोदय का है। बहुत सारे बच्चों ने अम्बेडकर मारा होगा, जो कि गलत है। 19वीं शताब्दी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? विधवा पुनर्विवाह संस्थापक कौन था? इसका 128 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, विष्णु शास्त्री पंडित। अम्बेडकर जी ने अकेले थोड़ी जाति प्रथा का विरोध किया गुरु, बहुत सारे लोगों ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो इसलिए इस प्रकार के सवालों को याद कर लीजिएगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न से किसके विरुद्ध था? तो यह मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाया गया था। सोम प्रकाश का समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का था, सोम प्रकाश समाचार पत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब स्थापित हुई थी? 131 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, 1889 में इसकी ब्रिटिश कमेटी को स्थापित किया गया था, क्योंकि लंदन में इसको स्थापित किया गया था। इसके सचिव विलियम डिग्बी को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति थी। दरअसल में ये लोग चाह रहे थे कि हम एक जो सम्मेलन है वो कहाँ पर करें, तो हम करें लंदन में जा कर के, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति स्थापित की थी, और ये भी पर्पस था कि कांग्रेस और अंग्रेजी राज के बीच में संवाद होता रहे, ठीक है। शेरशाह ने किस वर्ष पटना को बिहार का राजधानी बनाया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1541 ईस्वी में। अकबर द्वारा नियुक्त बिहार का प्रांतीय राजा मानसिंह ने अपनी राजधानी बनाया था किसको? तो मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। 133 का आंसर सी हो जाएगा। पटना शहर का नाम अजीमाबाद किसके काल में पड़ा? औरंगजेब के काल में पड़ा। औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीमुस्सान को बिहार का सूबेदार बनाया और 1704 पटना को अजीमाबाद नाम दे दिया उसने। किस मुगल बादशाह ने बंगाल प्रांत का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया था? किस मुगल बादशाह ने ये काम किया? तो ये काम किया था शाह आलम द्वितीय ने। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के प्रवेश का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? बड़ा ही गूढ़ सवाल, कभी भी अटेम्प्ट मत किया कीजिए इस प्रकार के सवालों को, हमेशा ही स्किप किया कीजिए। अगर इसमें आप तुक्का लगा रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। 136 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका दक्षिणी द्वार है मस्जिद का। जहांगीर का मकबरा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। कहाँ पर? तो लाहौर में है।
और लाहौर में है तो किस नदी के किनारे हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर है ए, रावी नदी के किनारे हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न से सत्य कथन को चुनिए। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों का प्रभाव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है। गंधार शैली का विकास ईरानियों का प्रभाव नहीं है, बल्कि भारतीय यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला का ग्रहण किया। उल्कू शैली के सिक्के इसी के परिणाम माने जाते हैं। भारत में गंधार शैली कला का विकास यूनानी प्रभाव का परिणाम है, न कि ईरानी प्रभाव का परिणाम है। जैन धर्म की शिक्षाएं संबंधित अनुव्रतों में कौन सा अनुव्रत महावीर ने जोड़ा था? तो उन्होंने जो अनुव्रत जोड़ा वो है ब्रह्मचर्य के पालन का, कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति क्या कहलाता था? अपराध को स्वीकार कर कन्फेस करते थे ये सब के सब बैठ करके, इसको पवरन कहा जाता है। ठीक है। निम्न से किस ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई हैं? बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं में लिखी गई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस इतिहासकार ने मौर्य के पतन का कारण अशोक की अहिंसक और शांतिप्रिय नीति को बताया है? तो ये बताया है सी हेमचंद्र राय चौधरी, जो इतिहासकार, इन्होंने बताया है। डी कौशाम्बी को भारत में मार्क्सवादी इतिहासकार में सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार में से एक माना जाता है। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र पत्थर पर उनका रूप बनाया गया है, वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर मिला है हमें? इतना खराब अशोक नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 144 का, ये कंगन हल्ली में मिला है हमें। ये यूपीएससी प्रीलियम 2020 का पीटी का सवाल है। प्राचीन भारत इतिहास में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। 100 से सातवाहन, 100 से शीशा। ठीक है। किन्होंने अपने ग्रंथ में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये नागार्जुन है जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माध्यमिक जो सूत्र है इन्होंने ही दिया था। किस अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेख प्रमाण मिलता है? 147 का आंसर क्या हो जाए? किस में हमें भूमि दान का प्रथम मिलता है? इसका आंसर हो जाए ये नाना घाट का अभिलेख है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी, और नाना घाट अभिलेख में हमें इसी के बारे में प्रमाण मिलता है लिखा हुआ। अगला सवाल है गाथा सप्तशती किसकी रचना है? गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो ये है हाल है इसके रचयिता। हाल हो जाएगा, इसके रचयिता हाल हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष महोदय हैं, इन्होंने ही निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गीत गोविंद, परिशिष्ट परमन, कथा सरित सागर, विक्रमांग देव चरित्र। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है, मैच करिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद रचना है जयदेव की, कवि जयदेव की, और परिशिष्ट परमन रचना है सोमदेव की, और कथा सरित सागर रचना है हेमचंद्र की, और विक्रमांग देव चरित्र रचना है किसकी? तो सॉरी मिस्टेक क्या कर दिया कहीं मैंने, हाँ एक सेकेंड। गीत गोविंद रचना है जयदेव की, और परिशिष्ट परमन रचना है हेमचंद्र की। कथा सरित सागर जो है ये लिखा है सोमदेव ने, यही मैं मिस्टेक कर रहा था, मुझे लगा कि ये कैसे हो गया। और विक्रमांग देव चरित्र जो है ये लिखा हेमचंद्र ने। अब सही है। एक का कौन सा हो गया भाई? ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, और डी का 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का 1 हो गया। तो इसका आंसर विक्रमांग देव चरित्र बिलहन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। मैच वाले में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। गीत गोविंद जयदेव, तो सबसे पहले उसी को काट लीजिए कि ए का 4 किस में है? एक में ही था यार, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, एलिमिनेशन से निकल जाता। ठीक है। तो ये पेपर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। कृपया इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत शानदार पेपर है, मिक्स पेपर है। बिहार स्पेशल के भी कुछ सवाल हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, कुछ एंशिएंट के हैं, कुछ मेडिवल के हैं। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि यहाँ से सवाल पूछे तो आप एक भी गलत ना करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।